जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज अली हमजा। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। ये वो चैनल है जहां पे आपको केमिस्ट्री क्लास 11 का न्यू सिलेबस सारे का सारा यहीं पे मिलेगा। अगर आप कोई भी लेक्चर सुनना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं किसी भी टॉपिक को, किसी भी लेक्चर को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, तो आप लोग ना यूट्यूब के ऊपर सबसे पहले उस टॉपिक का नेम लिखें, आगे लिख दे केमिस्ट्री फन, आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल जाएगी। या फिर आप लोग उस टॉपिक का नेम लिखें, आगे लिख दे बाय अली हमजा, तो आपको सबसे पहला मेरा लेक्चर मिल जाएगा। तो आपको सीखने का मौका मिलेगा और आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो जाएगी। सारी बातें सिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिस्ट्री, न्यू केमिस्ट्री क्लास 11, उसका चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर 3 एटॉमिक नंबर। आज हम एटॉमिक नंबर को डिस्कस करने जा रहे हैं। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, एटॉमिक नंबर किस बंदे ने बताया, क्यों बताया, कब बताया। एटॉमिक नंबर अगर मैं आपको किसी एटम का बता दूं, क्या आप उसमें से प्रोटॉन की तादाद बता सकते हैं या फिर आप उसके इलेक्ट्रॉन की तादाद बता सकते हैं, क्या दोनों बता सकते हैं। एटॉमिक नंबर का क्या न्यूट्रॉन के साथ कोई ताल्लुक है कि नहीं है, सारी बातें करेंगे। और एटॉमिक नंबर के बारे में ना आज आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। अगर मुझे किसी एटम का एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन भी फाइंड करके दिखाऊंगा, प्रोटॉन भी फाइंड करके दिखाऊंगा, और मुझे एटॉमिक मैथ्स के साथ भी रिलेट करना होगा और मुझे कई बातें आपसे करनी है। सीखते हैं इसी लेक्चर के अंदर। इसके साथ साथ अगर आप एटॉमिक नंबर सीखना चाहते हैं, सबसे पहले आपको मोज़ले की बातें याद करनी होगी। इससे बिल्कुल पिछला लेक्चर नंबर 2 मैंने अपलोड किया था और उसके अंदर सिर्फ मैंने मोज़ले लॉ समझाया था। अब मोज़ले लॉ क्या है, मोज़ले ने जब डिस्चार्ज ट्यूब ली थी और उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब कैथोड लगाया, एनोड लगाया, और उस एनोड के अंदर उसने बार बार एलिमेंट को बदला, उसने बार बार मेटल को बदला और बार बार डिफरेंट मेटल का उसने एनोड यूज किया। और तब उसको पता चला कि डिफरेंट मेटल का जब एनोड यूज करता जा रहा हूं बार बार, तो उससे पैदा होने वाली एक्स रेज हर दफा बदलती जा रही है और उनकी वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी बदलती जा रही है। और मोज़ले को तब समझ आई कि कहीं ना कहीं इस बदलती हुई वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन के तादाद के साथ है। हर दफा चूंकि एटम बदलता है तो प्रोटॉन की तादाद बदलती जा रही है, और जब प्रोटॉन बदलते जा रहे हैं तो सो डेफिनेटली वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो पैदा होती है एक्सरेज की, वो भी बदलती जा रही है। यही बात हेनरी मोज़ले ने कही थी 1913 के अंदर, और तब से उसने कहा था एक एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन की, सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर का नाम देते हैं। यही आज बात करते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom। किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन की जो तादाद होती है उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स के बारे में बातें करना चाहता हूँ, मेरी एग्जांपल्स को समझते जाएं। देखें, अगर मैं कहूँ कि किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है, लेट्स सपोज कि अगर वो 1 है, तो याद रखिएगा वो आपके पास जो एटम होगा वो हाइड्रोजन का एटम होगा। अगर प्रोटॉन की तादाद आपके पास लेट्स सपोज 2 है, तो वो एटम आपके पास होगा हीलियम का। अगर प्रोटॉन की तादाद लेट्स सपोज आपके पास 6 है, तो एटम आपके पास होगा कार्बन का। अगर प्रोटॉन की तादाद आपके पास 8 है, तो एटम आपके पास होगा ऑक्सीजन का। और अगर प्रोटॉन की तादाद कोई और है तो आपके पास एटम बदलता जाएगा। मैं आप लोगों को एक बात सिखाना चाहता हूँ, वो बात पता क्या है, वो बात ये है कि अगर आप मुख्तलिफ एटम्स लेंगे तो मुख्तलिफ एटम्स के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है मुख्तलिफ होती है। आप कोई से 2 अलग अलग एटम्स को लो तो उनके अंदर जो प्रोटॉन की तादाद होगी वो भी अलग अलग होगी। इसका मतलब ये हुआ हर एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद अपनी होती है, फिक्स होती है। कार्बन में 6 प्रोटॉन होंगे, 6 से ज्यादा भी नहीं हो सकते, कम भी नहीं हो सकते। अगर 6 से ज्यादा 7 हो जाएंगे तो फिर वो कार्बन नहीं रहेगा, वो नाइट्रोजन बन जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन का प्रोटॉन की तादाद 7 है, अगर कार्बन में से 1 कम कर दें तो वो बोरॉन का एटम बन जाएगा, वो कार्बन का नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ हर एटम के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है वो फिक्स होती है। यही बात याद रखिएगा। अगर मैं मुख्तलिफ एटम्स लूंगा तो उन मुख्तलिफ एटम में जो प्रोटॉन की तादाद है मुख्तलिफ होती है। इसका मतलब ये हुआ जिस तरह मेरा ये फिंगरप्रिंट है, ये मेरा ही है, किसी और का नहीं हो सकता। किसी और का फिंगरप्रिंट अलग होगा, मेरा अलग होगा। इसका मतलब मेरे फिंगरप्रिंट से आप मेरी शनाख्त का अंदाजा लगा सकते हैं, आइडेंटिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। आप मुझे ऑब्जर्व, यही बात मैं यहाँ पे करूं तो प्रोटॉन की तादाद से हम किसी भी एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब वी कैन आइडेंटिफाई एनी एटम बाय इट्स प्रोटॉन नंबर। सो इसका मतलब हो गया एटॉमिक नंबर क्या है, ये किसी एटम की आइडेंटिटी है, ये किसी एटम की आइडेंटिटी है। इट इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एटम, इट इज द
आइडेंटिटी ऑफ एन एटम, ये किसी एटम की आइडेंटिटी होती है, और हम किसी ऑफ एन एटम, ये किसी एटम की यूनिक प्रॉपर्टी है। इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, ये किसी एटम की यूनिक प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी, मतलब ये अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 है तो हाइड्रोजन होगा, कोई और नहीं हो सकता, ये फिक्स होता है। अच्छा, मुझे अब आप लोगों से जो बात करनी है वो बात की करनी है, अगर मैं बात करता हूँ न्यूट्रल एटम की, मेरे पास है एक न्यूट्रल एटम, तो याद रखिएगा न्यूट्रल एटम का मतलब क्या होता है। न्यूट्रल एटम का मतलब होता है जो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद होगी वही इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी। इसका मतलब ये होगा, अगर किसी एटम के अंदर प्रोटॉन 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी 10 है, और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, लेकिन वो होते अपोजिट है। अब जब दोनों किसी एटम में सेम तादाद में होते हैं तो फिर वो एटम को न्यूट्रल कर देते हैं। अगर मैं किसी न्यूट्रल एटम की बात करता हूं तो अगर प्रोटॉन 5 है तो इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे, ओवरऑल दोनों मिला के बैलेंस हो जाते हैं, ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा, तो एटम न्यूट्रल हो जाएगा। आप लोगों को याद होगा, अभी मैंने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर किसी एटम में प्रोटॉन 5 है तो इलेक्ट्रॉन भी तो 5 है ना, अगर किसी एटम में प्रोटॉन 12 है तो इलेक्ट्रॉन भी तो 12 है ना। तो हम एटॉमिक नंबर के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम सिर्फ प्रोटॉन की बात ही क्यों करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की बात क्यों नहीं करते। हमें यहाँ पे पता चल गया कि प्रोटॉन जितने होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि एटम आपके पास न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी हम प्रोटॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते, एक बात जरा सीखिए। अगर मेरे पास एटम है न्यूट्रल और मेरे पास एटम है, लेट्स सपोज मेरे पास सोडियम एटम, सोडियम के पास प्रोटॉन होते हैं 11 और इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। अच्छा, मैं बात करता हूँ कार्बन की, कार्बन के पास जो प्रोटॉन्स होते हैं वो होते हैं 6 और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं 6। मैं लेता हूँ ऑक्सीजन के पास ना प्रोटॉन होते हैं 8 और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं 8। अब ये सब कुछ होता है, लेकिन मैं एक बात आपसे और भी करना चाहूंगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास ना ये सोडियम है, सोडियम बाजू का तब इसको थोड़ा हीट करते हैं ना, लेट्स सपोज 496 किलो जूल पर मोल इसको इतनी एनर्जी देंगे, तो फिर सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो फिर क्या बनेगा, सोडियम के अंदर से जो प्रोटॉन होंगे वो तो मेरे पास 11 ही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 11 की बजाय अब 10 रह चुके हैं। ये प्रोटॉन 11 ही है, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10 रह गए। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन कम हो सकते हैं, या फिर अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, अगर क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है, लेकिन अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो Cl नेगेटिव बना देगा। अब इसका मतलब ये हुआ इस केस के अंदर क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 18 और प्रोटॉन कितने हो गए 17। इसका मतलब ये हुआ प्रोटॉन का नंबर तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर वो या तो कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। तो हम इसलिए याद रखिएगा, हम रेफरेंस समझते हैं, हम प्रोटॉन नंबर को वो रेफरेंस मानते हैं, क्योंकि प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर आयनाइजेशन के दौरान या कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम बात इलेक्ट्रॉन की करते ही नहीं है, हम प्रोटॉन की बात करते हैं। इसलिए लिखते हैं एटॉमिक नंबर इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। लेकिन मैं आपसे फिर वही करूंगा, अगर आपके पास ये एक आयन है, लेकिन और ये आपके पास सोडियम, ये भी एक आपके पास क्या है, ये भी एक आयन है, और ये दोनों आयन्स हैं। आयन्स के अंदर आपकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है, लेकिन न्यूट्रल एटम में सेम रहती है। आप देखें सोडियम एक न्यूट्रल एटम है और उसके पास 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन बराबर है। कार्बन के पास प्रोटॉन जितने हैं उतने इलेक्ट्रॉन बराबर है, ऑक्सीजन के पास जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन बराबर है। और याद रखें किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन किसी भी आयन के अंदर जब कोई आयन आ जाता है उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर नहीं होती। सो अगर कोई न्यूट्रल एटम आ जाए, जितना उसका प्रोटॉन का नंबर होगा उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो आपको मैं कहता हूं मेरे पास ना लेट्स सपोज मेरे पास ना मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम एक न्यूट्रल एटम है, इसके पास ना 12 प्रोटॉन है। तो मुझे बताएं मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये न्यूट्रल एटम है, हम जानते हैं कि अगर ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब इसके पास 12 के प्रोटॉन है तो 12 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये बात क्लियर हो गई, इसके पास 12 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात हम यहाँ पे समझ सकते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z के साथ, क्यों करते हैं अब जरा समझे।
जो एक लफ्ज होता है ना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मैं दोबारा लिख देता हूँ, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। अब जेड का मतलब क्या है? हम ना जर्मन लैंग्वेज के अंदर एक लफ्ज है जहल, जेड का मतलब होता है, जेड का लफ्ज निकला है जहल से, जहल, जहल। और ये जहल क्या है? इट इज ए जर्मन लैंग्वेज वर्ड, जर्मन लैंग्वेज, लैंग्वेज वर्ड, ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। और सबसे पहले इसको मोजले ने यूज किया था, और मोजले ने 1913 को जब अपना एक लॉ पेश किया था ना, उसके अंदर उसने यूज किया था फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। अब जेड का मतलब क्या है? इट इज अ प्रोटॉन नंबर। अब ना जहल का मतलब क्या है? जहल का मतलब क्या है? जहल को जर्मन लैंग्वेज के अंदर इसका मतलब हम बनाते हैं, इसका मतलब है नंबर, नंबर। तो z का मतलब नंबर होता है, और हम चूंकि एटॉमिक नंबर की बात करना चाहते हैं इसलिए हमने जहल का लफ्ज यूज किया था। और ये सबसे पहले मोजले ने अपने लॉ के अंदर z यूज किया था। z का मतलब जहल मतलब तादाद यानी एटॉमिक नंबर, ये वाला लफ्ज हमने यहां से निकाला था। अच्छा, अब ना एक बात और करते हैं। एक मेरे पास एक एटम है, एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट स्लाइड सपोज x है, उसके ऊपर ना यहाँ पे हम a लिखते हैं, यहाँ पे हम z लिखते हैं। अब a का मतलब क्या होता है? a का मतलब होता है मैस नंबर, ए का मतलब होता है मैस नंबर, मैस नंबर। ओके, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अच्छा, अब मैस नंबर का मतलब क्या है? मैस नंबर का मतलब है कि किसी एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन्स को जमा करेंगे तो मैस नंबर बनेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब है प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर दोनों को मिला के मैस नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब है इट इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन ओनली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये मैथ नंबर हो गया, ये मेरे पास हो गया एटॉमिक नंबर। अब इन दोनों में रिलेशनशिप चेक करते हैं। एक काम करते हैं, अगर मैं मैथ नंबर की बात करूं, मैथ नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर मैं प्रोटॉन नंबर के साथ न्यूट्रॉन भी ऐड कर दूंगा तो एटॉमिक नंबर बन जाएगा। ए का मतलब ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। आप इस फार्मूले को यूज करके किसी भी एटम के अंदर न्यूट्रॉन की तादाद फाइंड कर सकते हैं, प्रोटॉन की तादाद फाइंड कर सकते हैं, दोनों को फाइंड कर सकते हैं। इस फार्मूले को यूज करके हम किसी को भी फाइंड कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। मेरे पास ना आज एग्जांपल्स हैं, आज मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, और वो एग्जांपल्स हैं लाइक हम बात कर लेते हैं पोटाशियम 39 और यहाँ पे लिख लेते हैं 19। मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास है क्लोरीन 35 और यहाँ पे बात कर लेते हैं 17। हम यहाँ बात कर लेते हैं मेरे पास है आर्गॉन, आर्गॉन 40 और यहाँ पे कर लेते हैं 18। अच्छा, हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्सीजन और यहाँ पे 16 और यहाँ पे 8। हम बात कर लेते हैं सल्फर 32 और यहाँ पे लिख लेते हैं 16। और इसके अलावा हम कई हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं आज इन एग्जांपल्स के ऊपर पहले बात करना चाहता हूँ। आप सारे सबको एक बात समझ आ जानी चाहिए, ये जो मैंने ऊपर लिखा है इट इज द ए का मतलब एटॉमिक मैस, मैस नंबर, और ये नीचे जो लिखा है इट इज जेड मतलब मैस एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर है, ये मैस नंबर है। अब मुझे क्या करना है? मुझे फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, protons and neutron in the above examples। मुझे ऊपर जो दी गई एग्जांपल्स हैं उनके अंदर से मुझे फाइंड करना है, इनमें से मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। सारे 1 बाय 1 फाइंड करने जा रहे हैं और तरतीब के साथ फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप बात कर लें पोटाशियम की। चलें जी, पोटाशियम की बात करते हैं। ये है मेरे पास पोटाशियम है 39 कर लें, यहाँ पे बात कर लेते हैं 19 की। हम सारे जानते हैं जो नीचे लिखा है दिस इज अ एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज के और यहाँ पे लिख देते हैं जी और यहाँ पे लिख देते हैं ए, और हम जानते हैं कि जी का मतलब होता है प्रोटॉन नंबर। सिंपल क्वेश्चन का आंसर है लिखूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू कितने हैं 19। सो पोटाशियम के अंदर 19 प्रोटॉन्स होते हैं। अच्छा, अब आपने प्रोटॉन निकाली, इलेक्ट्रॉन भी निकाले, क्योंकि ये पोटाशियम न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है, सो इसके जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वो भी बनेगा 19। अच्छा, अब मुझे बात करनी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इस z को लाके यहाँ माइनस करवाना होगा, यानी मुझे बात करनी है a माइनस जेड।
ए का मतलब ये ऊपर वाला, यानी 39 को माइनस करना होगा 19। अब इसका आंसर बनेगा मेरे पास 20। इसका मतलब न्यूट्रॉन की तादाद 20 होती है और बाकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 19 हो गए। ये होगी एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 की बात कर लें, क्लोरीन की बात कर लें। दिस इज क्लोरीन 31 और 35 और 17। अब मुझे बात करनी है यहाँ पे क्लोरीन के बारे में, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू जेड, विच इज इक्वल टू जेड का मतलब नीचे वाला, तो 17 बनते हैं। चूंकि न्यूट्रल एटम है सो इसलिए मुझे बात करनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which is equal to A and this is equal to 17 also। इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतना ही मेरे पास प्रोटॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन सॉरी दिस इज नॉट इक्वल टू A, अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन बन गया 17 के इक्वल। अब मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस जेड। ए का मतलब मैस नंबर, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर। ये मैस नंबर, ये एटॉमिक नंबर। तो मुझे बात करनी है 35 माइनस 17 विच इज इक्वल टू 18। सो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 18 होंगे। एग्जांपल नंबर 3 पे चलते हैं, बात करते हैं आर्गॉन की। अब ये आर्गॉन है, आर्गॉन के पास एटॉमिक नंबर है 18, मैस नंबर कितना है? 40। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब एटॉमिक नंबर, दिस इज इक्वल टू जी, वो बनता है 18। नजर आ रहा है ना हमें? अच्छा, आगे बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है? दैट इज इक्वल टू, चूंकि न्यूट्रल एटम है जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज इक्वल टू 18। अब मुझे बात करनी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन्स के लिए आपको बात करनी है A माइनस जेड, यानी इसमें से माइनस करना होगा नीचे वाला। सो अब मुझे बात करनी है 40 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 22। तो 22 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आर्गन। अच्छा, अब हम बात करते हैं, एग्जांपल है मेरे पास ऑर्गन हो गया, ऑक्सीजन की बात करते हैं। दिस इज ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है मेरे पास 16, एटॉमिक नंबर है 8 सॉरी। अच्छा, अब मुझे बात करनी है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू जेड विच इज इक्वल टू 8। चूंकि न्यूट्रल एटम है तो यही इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं विच इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर लें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर लें विच इज इक्वल टू, तो 16 माइनस 8 करूंगा दैट इज इक्वल टू आल्सो 8। सो आपको समझ आ गया मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब सल्फर वाला खुद ही करिएगा, मुझे आपसे कुछ केसेस की बात करनी है। अब वो केसेस कौन से? लेट्स सपोज मेरे पास ऑक्सीजन 2 माइनस है और मेरे पास लेट्स सपोज S2 माइनस है, मेरे पास लेट्स सपोज कोई और है, लेट्स सपोज मेरे पास सोडियम है Na पॉजिटिव है, और मुझे इन सब के बारे में बात करनी है। अब बात क्या करनी है? मुझे फाइंड करने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द अबव एग्जांपल। और ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर मैं कुछ बातें ऐड कर देता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16 होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, एटॉमिक मास होता है 32। अच्छा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास होता है 23। ये मुझे इन सब के बारे में बात करनी है। अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फाइंड करना है। फाइंड करते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले लो ऑक्सीजन 16, यहाँ पे 8 रखो, -2 रख लो। अच्छा, अब मुझे बात ये करनी है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू जेड। और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन चाहे लास हो चाहे गेन हो, प्रोटॉन लास और गेन नहीं हो सकता, क्योंकि आयनाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का लास इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। प्रोटॉन का लास और गेन आयनाइजेशन नहीं होता। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लास और गेन करता है, प्रोटॉन का नंबर सेम रहता है। अब प्रोटॉन का नंबर का मतलब ये आपके पास प्रोटॉन का नंबर है, ये प्रोटॉन का नंबर है, ये प्रोटॉन का नंबर सेम रहता है, वो चेंज नहीं होगा। अब प्रोटॉन का नंबर विच इज इक्वल टू जेड विच इज इक्वल टू, इसके बारे में 8 प्रोटॉन होगा। दूसरी बात, आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने निकालने हैं इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने जा रहा हूं। देखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो आपका प्रोटॉन नंबर होगा उसमें आपने प्लस करना है या माइनस करना है, कितना प्लस करना है कितना माइनस करना है वो देख लें। ये वो आपको बताएगा। ये ऊपर चार्ज, अभी चार्ज कितना है -2, आपने +2 कर देना, इसके अंदर +2 ऐड कर दे। तो अब इसका मतलब ये हुआ, ऑक्सीजन के पास जितने इलेक्ट्रॉन थे उसने 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए। तो जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन का नंबर और वही इलेक्ट्रॉन का नंबर था। अब इसने 2 और गेन कर लिए, आपने +2 ऐड कर दिया विच इज इक्वल टू 8 पहले थे, 2 अब हो गए, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन हो गए 10। ओके, अब मुझे बात करनी है इसमें न्यूट्रॉन के बारे में। सो वो भी देख लें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
विच इज इक्वल टू ए माइनस जेड, उसका चार्ज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ए का मतलब ऊपर वाला, मतलब मैथ नंबर, तो मैथ नंबर है मेरे पास 16, माइनस करेंगे 8, आंसर बनेगा 8। 8 इसके पास होते हैं न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब मुझे सल्फर की बात करनी है। अब सल्फर की बात अगर समझ लें, उसको ऐसे करेंगे, मेरे पास है S और यहाँ पे है 32 और यहाँ पे है 16 और यहाँ पे है -2। केस को सॉल्व करने का तरीका समझ लें। सबसे पहले मुझे बात करनी है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू आता है Z, और Z का मतलब ये जो नीचे नंबर लिखा होता है वही प्रोटॉन का नंबर होता है। उसका मतलब 16 प्रोटॉन होते हैं। अब आपने निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने याद क्या करना है, जो प्रोटॉन का नंबर होगा उसमें प्लस करना है या माइनस करना है, कितना प्लस कितना माइनस। जो चार्ज होगा उसको आपने अगर प्लस में है तो माइनस करना है, अगर माइनस में है तो प्लस में करना है। चार्ज कितना है 2, माइनस में है आप +2 कर दें, तो आपने +2 करना। अगर यहाँ +2 होता तो मैं यहाँ -2 करता, अगर यहाँ +4 होता यहाँ -4 करता, +5 -5 करता, -2 +2 किया, तो अब कितना बनेगा 16 + 2 विच इज इक्वल टू 18। इसके पास आगे कितने इलेक्ट्रॉन 18। अब मुझे बात क्या करनी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में। और न्यूट्रॉन्स के लिए आपने सिंपल क्वेश्चन A माइनस Z करना है। A कितना है, ऊपर वाला कितना 32, माइनस करना 16, आंसर बनेगा 16। आपके पास क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। अब मुझे करना है लास्ट वाला सोडियम वाला, वो मुझे आप साथ खुद ही करवाएंगे। उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, दिस इज Na पॉजिटिव। अब Na पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे मेरे पास तो 11 और ऊपर मेरे पास कितना था 23 था। अब मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखना होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू Z विच इज इक्वल टू, नीचे नंबर कितना था 11, तो 11 प्रोटॉन होते। मुझे लिखना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज इक्वल टू Z। अब ये ऊपर कितना है +1, मुझे क्या करना होगा -1, तो कितना बनेगा 11 में से 1 माइनस कर दे, बचेगा 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, ये बचेगा। मुझे निकालने थे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच इज इक्वल टू A माइनस Z। A मतलब ऊपर वाला नंबर, तो मतलब 23 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 12, और ये बनेगा न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन का आंसर था। आज हमने सीखा था एटॉमिक नंबर। एटॉमिक के नंबर का ताल्लुक आप सबने सीख लिया, प्रोटॉन नंबर के साथ था, इलेक्ट्रॉन के नंबर के साथ भी था, और हम न्यूट्रॉन नंबर भी निकाल सकते हैं इफ वी नो द एटॉमिक नंबर। ये सारी बात एटॉमिक नंबर के बारे में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और अगला लेक्चर इससे भी ज़्यादा शानदार होने वाला है। और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।